नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क और हम लोग अभी सेकेंड यूनिट में कंप्यूटर नेटवर्क के चल रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जो कंप्यूटर नेटवर्क की थी वो OSI मॉडल के फर्स्ट लेयर यानी कि फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है ना। OSI लेयर की फर्स्ट लेयर यानी कि फिजिकल लेयर के ऊपर वो बेस्ड थी और फिजिकल लेयर पे हमने देखा था कि किस तरीके से हम कौन कौन से नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि राउटर, स्विच, मॉडेम और कौन कौन से मीडियम का यूज़ करते हैं इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और हमने देखा था कि दो तरीके के मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, एक आपका गाइडेड मीडियम और दूसरा आपका अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम का मतलब है कि वायर्ड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम का मतलब है वायरलेस मीडियम, ठीक है। तो कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि वायर्ड मीडियम के थ्रू कनेक्ट होती हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्ट होती हैं, ठीक है दोस्तों इस अभी प्रेजेंट टाइम में हम सब सेकेंड यूनिट में हैं और सेकेंड यूनिट में हमने कई सारी चीज़ें देखी, जैसे कि किस तरीके से हम सिंगल चैनल को मल्टीपल चैनल में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ करके, जिसको हम चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जिसमें हम टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस TDM में, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस यानी कि CDM में और फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस यानी कि FDM में, इन तीनों का यूज़ करते हैं। यानी कि TDM में, CDM में और FDM में, इन तीनों का यूज़ करके हम किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब हम एक बार चैनल को डिवाइड कर लेते हैं मल्टीपल चैनल में, तो हम किस तरीके से चैनल एलोकेशन स्कीम का यूज़ करके हम चैनल को नंबर ऑफ़ नोड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि हमारे 3 टाइप के तरीके थे। एक आपका फिक्स्ड चैनल एलोकेशन था, एक आपका डायनेमिक चैनल एलोकेशन था और एक आपका हाइब्रिड चैनल एलोकेशन था, ठीक है। तो इन तीनों का यूज़ करके हम कहें तो चैनल को अलोकेट करते थे नंबर ऑफ़ नोड्स को, ठीक है। हमने मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल के बारे में देखा था, जिसमें हमारा आपका CSM और अलोहा था। हमने उसके बाद देखा था, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी डाटा लिंक लेयर है, कौन सी लेयर, डाटा लिंक लेयर, जो हमारी डाटा लिंक लेयर है ये मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। 2 पार्ट में डिवाइड होती है, LLC और आपका मैक लेयर। और डाटा लिंक लेयर का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है, एरर को कंट्रोल करना या एरर को हैंडल करना, ठीक है। क्या काम है बच्चों, एरर को कंट्रोल करना और एरर को हैंडल करना। और ठीक है, तो एरर को कंट्रोल करने में या एरर को हैंडल करने में के 2 तरीके थे, जैसा कि हम लोगों ने देखा। एक था आपका एरर डिटेक्शन, एक सेकेंड, एक था आपका एरर डिटेक्शन और एक था आपका एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन।
हमने एरर डिटेक्शन में देखा था कि किस तरीके से एरर डिटेक्शन का काम क्या था कि जो भी सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे डाटा आ रहा है उस डाटा में कोई एरर है या नहीं है, ये फाइंड करना एरर डिटेक्शन का काम था। एक बार वो ये फाइंड कर ले कि पर्टिकुलर रिसीवर एंड पे जो फ्रेम आया है उसमें एरर है कि नहीं है। बाकी कितने बिट का एरर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एरर जो है वो 3 टाइप के हैं, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर, बर्स्ट एरर। इससे एरर डिटेक्शन का कोई मतलब नहीं था। किस लोकेशन पे एरर है, इससे भी एरर डिटेक्शन टेक्निक का कोई मतलब नहीं था। यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो एरर डिटेक्शन टेक्निक का काम क्या था कि केवल और केवल जो रिसीवर एंड से सेंडर एंड से डाटा रिसीवर एंड पे आया है उसको आइडेंटिफाई करना, बस। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एरर करेक्शन की, तो एक बार एरर को डिटेक्ट कर लिया गया तो एरर करेक्शन का काम क्या था, ये फाइंड करना कि एरर डिटेक्शन की कितने बिट का एरर है, किस लोकेशन पे एरर है, ताकि उस एरर को करेक्ट किया जा सके। दोस्तों हमने अभी तक एरर डिटेक्शन में एरर को डिटेक्ट करने के लिए 3 टेक्निक्स देखी। एक था आपका पैरिटी चेक, दूसरा था आपका चेकसम और तीसरा था आपका CRC कोड यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। पैरिटी चेक में हमने क्या देखा, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी में नंबर ऑफ 1 इवन होता है, ऑड पैरिटी में नंबर ऑफ 1 ऑड होता है। रिसीवर एंड पे अगर इवन पैरिटी है और नंबर ऑफ 1 ऑड हो गया तो मतलब डाटा इनकरेक्ट है, और अगर डाटा रिसीवर एंड पे भी इवन ही रहता है तो इसका मतलब डाटा हमारा करेक्ट है। सेम अगर हम बात करें कि एरर करेक्शन की, ऑड पैरिटी की, तो उसमें जो नंबर ऑफ डाटा होता है वंस होता है वो ऑड होता है। रिसीवर एंड पे अगर वो ऑड ही है तो मतलब सही है, और अगर वो इवन हो जाता है तो मतलब वो गलत है। लेकिन पैरिटी चेक की मैंने ये भी एक बात बताई थी कि उसमें जो है पैरिटी चेक में कि जो नंबर ऑफ एरर है, पैरिटी चेक में जो वो केवल सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट कर पाता है, मल्टीपल एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। मल्टीपल बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एडवांस पैरिटी चेक, जो कि 2 डायमेंशनल एरे के थ्रू वर्क करता था या मैट्रिक्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन थी कि वो 3 बिट एरर को तो चेक कर पा रहा था, लेकिन उससे अधिक बिट का अगर एरर होता था तो वो उसको चेक नहीं कर पा रहा था। इसी तरीके से चेकसम में क्या था कि 2 तरीके के चेकसम हम यूज़ कर रहे थे, एक आपका पॉजिटिव, एक आपका निगेटिव। पॉजिटिव चेकसम में क्या होता था कि रिसीवर एंड पे जब पर्टिकुलर चेकसम जाता था तो रिसीवर खुद से भी चेकसम को कैलकुलेट करता था। रिसीवर एंड का चेकसम और सेंडर एंड का चेकसम अगर बराबर होता था तो इसका मतलब उसमें कोई एरर नहीं है। और दूसरा, अगर रिसीवर जो नेगेटिव चेकसम भेजते थे उसमें क्या होता था कि उस केस में भी रिसीवर अपने साइड में एरर को चेक करता था, चेकसम को कैलकुलेट करता था, और सेंडर साइड के नेगेटिव चेकसम को और अपने जो उसने खुद से चेकसम को कैलकुलेट किया है उन दोनों को क्या करता था, ऐड करता था, और उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती थी तो मतलब हमारा डाटा सही था। और एक और था वंस कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से चेकसम को पहले हम किस में कन्वर्ट करते थे, डेसिमल में, बाइनरी में। उसके बाद से अगर वो 6 बिट का होता था तो उसको 4 बिट में कन्वर्ट करते थे, देन उसका इन्वर्स निकालते थे और उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके चेकसम बना के उसको हम सेंड करते थे रिसीवर एंड पे। रिसीवर एंड भी क्या करता था कि चेकसम के साथ पूरे डाटा को कैलकुलेट करता था, फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता था, 6 बिट को 4 बिट में कन्वर्ट करके उसका इन्वर्स निकालता था।
और अगर वो इन्वर्स 0 होता था तो इसका मतलब डाटा उसका करेक्ट है, अदरवाइज़ वो इनकरेक्ट है। सेम इसी तरीके से हमारा जो तीसरा तरीका CRC था, जिसमें हमने देखा था कि डाटा यूनिट में हम नंबर ऑफ़ 0 बिट ऐड कर रहे थे, और नंबर ऑफ़ 0 बिट कितनी ऐड कर रहे थे, जो डिवाइज़र था उससे 1 बिट कम, और डिवाइज़र से उसको डिवाइड करते थे XOR टेबल की हेल्प से। जो आपका रिमाइंडर आता था उसको हम CRC कहते थे, और उस CRC को डाटा बिट के साथ ऐड करके हम रिसीवर एंड पे सेंड करते थे। रिसीवर क्या करता था कि सेम डिवाइज़र से उस पर्टिकुलर CRC को उस कोड को डिवाइड करता था XOR के थ्रू, और अगर रिमाइंडर उसका 0 आ जाता था तो इसका मतलब कि वो डाटा करेक्ट था, अदरवाइज़ वो इनकरेक्ट था। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन अभी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, वो हम डिस्कस कर रहे थे एरर करेक्शन टेक्निक के बारे में। और इस एरर करेक्शन टेक्निक में हमने देखा कि किस तरीके से 2 टाइप के एरर करेक्शन टेक्निक्स हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन सी वो एरर करेक्शन टेक्निक थी? एक आपकी थी बैकवर्ड एरर करेक्शन, और दूसरी आपकी थी फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो जैसा कि बैकवर्ड एरर करेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है रीट्रांसमिशन, तो मैंने आपको बताया था कि बैकवर्ड एरर करेक्शन एक्चुअल में है क्या। तो बैकवर्ड एरर करेक्शन एक्चुअल में क्या था कि यहाँ पे रिसीवर केवल ये डिटेक्ट करता था कि पर्टिकुलर जो फ्रेम सेंडर साइड से उसके पास आया है कि तो उसमें एरर है कि नहीं है। अगर उसमें एरर होता था तो वो बिना कुछ दिमाग लगाए दोबारा से सेंडर से रिक्वेस्ट करता था कि आप फ्रेम को दोबारा से रीसेंड कर दीजिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने रीट्रांसमिशन वर्ड का यूज़ किया है। लेकिन दोस्तों ये वहीं पे पॉसिबल था जहाँ पे रीट्रांसमिशन कॉस्टली नहीं होता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जहाँ पे रीट्रांसमिशन कॉस्टली होता था वहाँ पे हम फॉरवर्ड एरर करेक्शन का यूज़ करते थे। और इसमें क्या होता था कि जो रिसीवर है वो एरर करेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके खुद से एरर की लोकेशन को फाइंड करके उसको सही करता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और थी जो मैंने आपको कल बताया था कि अगर सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल बिट होता है, इट एरर होता है, सिंगल बिट एरर होता है, ब्रस्ट एरर होता है। तो ब्रस्ट एरर के केस में फॉरवर्ड एरर करेक्शन भी एरर करेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके लोकेशन को फाइंड नहीं कर पाता था। उस केस में उसको भी बैकवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक का ही यूज़ करना पड़ता था। मींस सेंडर को ये कहना पड़ता था कि दोबारा से डाटा को रीसेंड करिए। ठीक है दोस्तों, मैंने 4 मेन एरर करेक्शन कोड कौन कौन से थे। एक था आपका हैमिंग कोड, एक था आपका बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड, एक था आपका रीड स्लोमैन कोड, और एक था आपका लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में जो है वो हैमिंग कोड है, बाकी ये तीनों नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये मैंने बताया कि ये तीनों भी हैं जिनके थ्रू एरर को करेक्ट किया जाता है। लेकिन चूँकि हमारे सिलेबस में एरर करेक्शन कोड है, तो आइए हम देखते हैं एरर करेक्शन कोड टेक्निक में केवल हैमिंग कोड के बारे में है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हैमिंग कोड के थ्रू एरर को डिटेक्ट किया जाता है और इसको करेक्ट किया जाता है। आइए चलिए चला जाए। हाँ, हाँ तो दोस्तों ये आपका हैमिंग कोड है। इसमें कुछ चीज़ें या कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, उनको देख लीजिए। जैसे कि देयर आर लीनियर ब्लॉक कोड हैमिंग कोड फॉर M
greater than equal to 3 is defined by the following equation. Note Hamming code generally represent by nk. ब्लॉक लेंथ की बात करें यानी n की बात करें तो 2 की पावर m-1 है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मैसेज बिट की बात करें तो k इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर m-1। नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स की बात करें तो n माइनस k का मतलब क्या है, m। मिनिमम डिस्टेंस डी मीन की बात करें तो उसका मतलब क्या है, 3। और इफ़िशियंसी की बात करें तो k अपॉन n यानी कि 2 की पावर m-1 अपॉन 2 की पावर m-1 है, जिसको कैलकुलेट करके ये आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए जो समझने वाली बात है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो जैसा कि हैमिंग कोड के स्ट्रक्चर को हम पहले देखते हैं, एरर करेक्शन कोड में हैमिंग कोड के स्ट्रक्चर को ही हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका पहला पॉइंट है वो है पैरिटी बिट्स आर इंसर्टेड इन बिटवीन डाटा बिट, यानी हम पैरिटी बिट को डाटा बिट में के बीच में इंसर्ट कराते हैं। दूसरा जो लिखा हुआ है कि कॉमनली 7 बिट हैमिंग कोड इज़ यूज, यानी कॉमन 7 बिट हैमिंग कोड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये है आपका 7 बिट हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर, जिसमें देखिए ये जो P1 है, ये जो P2 है और ये जो P4 है, इसको हम पैरिटी बिट कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहे हैं हम, पैरिटी बिट। और वहीं पे जो ये आपका D3 है, D4, D5 है, D6 है और D7 है, इसे हम क्या कह रहे हैं, डाटा बिट। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस 7 बिट हैमिंग कोड के स्ट्रक्चर में हम पैरिटी बिट को डाटा बिट के अंदर बीच बीच में किस तरीके से हमने अरेंज किया है, ठीक है। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ पैरिटी बिट की, तो किस तरीके से हम पैरिटी बिट को सेलेक्ट करते हैं, अगर इसको हमें देखना है तो हम इसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए P1 की बात करें तो P1 में हम ये जो एक सेकेंड, अगर हम P1 की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं, ये 1, 3, 5 और 7, ठीक है ना, ये हमारे P1 के अंदर आते हैं। अगर P2 की बात करें तो इसमें हमारे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, 2, 3, 6 एंड 7। और वहीं अगर हम P4 की बात करें तो वहाँ पे हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो जब भी हम P1 की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इन 4 ब्लॉक को लेंगे। जब भी हम P2 की बात करेंगे तो वहाँ पे हम इन चारों ब्लॉक को लेंगे। और जब भी हम P4 की बात करेंगे वहाँ पे हम इन चारों ब्लॉक को लेंगे, यानी कि 4, 5, 6, 7 P4 में, P2 में 2, 3, 6, 7 और P1 में 1, 3, 5 एंड 7, ठीक है दोस्तों। अब और देखते हैं नोट की बात, एडजस्टेड टू 0 और 1 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, यानी कि 0 और 1 को हम कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, यानी कि इवन पैरिटी लेके चल रहे हैं तो जहाँ पे अगर 1 करने से इवन हो जा रहा है तो 1 रखेंगे, 0 रखने से 1 हो जा रहा है तो 0 रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ऑड पैरिटी की बात करें तो अगर 0 रखने से ऑड हो जा रहा है तो 0 रखेंगे, और 1 रखने से अगर ऑड हो जा रहा है तो हम वहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको 2 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होंगी, एक इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को और
जो दूसरा है वो क्या है, इस P1, P2 और P3 को कैलकुलेट करने के तरीके को। ठीक है ना। अगर ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है तो आइए अब हम एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं, और एग्ज़ाम्पल्स देखने से आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से इस हैमिंग कोड के थ्रू हम एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बिट वर्ड 1011 इज़ टू बी ट्रांसमिटेड, यानी कि बिट 1011 जो है हम उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट इवन पैरिटी 7 बिट हैमिंग कोड, और हमको 7 बिट हैमिंग कोड, इवन पैरिटी 7 बिट हैमिंग कोड को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। तो जैसा कि हमें आपको ये ब्लॉक दिख रहा है, इस ब्लॉक में को देख के हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से हमने इसको अभी ऊपर बताया था कि ये 7 बिट हैमिंग कोड का स्ट्रक्चर है, और हमने जो ये डाटा बिट है 1011 उसको डाटा जहाँ जहाँ पे इस फ्रेम में डाटा बिट है वहाँ पे हमने रख दिया है। जैसे कि आप देखेंगे D3 की जगह पे 1, D5 की जगह पे 1, D6 की जगह पे 0 और D7 की जगह पे 1। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, इवन पैरिटी 7 बिट हैमिंग कोड में। और इवन पैरिटी 7 बिट हैमिंग कोड में हम तभी इसको करेक्ट कर पाएंगे जब हमें P1, P2 और P4 की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, जब हमको P1, P2, P4 की वैल्यू मिल जाएगी और उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तब हम इसको कंस्ट्रक्ट इवन पैरिटी 7 बिट हैमिंग कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों P1 की, तो जैसा कि हमें पता है और हमने ऊपर डिस्कस भी किया है कि P1 में हम क्या करते हैं, कौन कौन सी बिट को लेते हैं फ्रेम की, 1, 3, 5, 7 को। तो 1 तो आपका P1 हो गया, 3 की बात करें तो उसकी वैल्यू 1 है, 5 की बात करें तो D5 की वैल्यू 1 है, और 7 की बात करें तो D7 की वैल्यू 1 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि नंबर ऑफ़ 1 जो है वो क्या आ रहा है, वो नंबर ऑफ़ 1 आपका आ रहा है ऑड। और चूँकि हमारी इवन पैरिटी है तो इसको इवन पैरिटी बनाने के लिए हम P1 की जो वैल्यू है उस P1 की वैल्यू को हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें P2 की, तो P2 की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, P2 में हम इस फ्रेम की कौन कौन सी वैल्यू को लेते हैं, 2, 3, 6 एंड 7। ठीक है ना, 2, 3, 6 एंड 7। तो 2, 3, 6 एंड 7 को अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो 2 का मतलब P2 हो गया, 3 का मतलब D3 की वैल्यू 1 है, वहीं अगर हम बात करें 6 का तो D6 की वैल्यू 0 है, और वहीं अगर हम बात करें D7 की तो D7 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब अगर हम इस देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ 1 जो है वो इवन है और हमें इवन पैरिटी ही को ही लेके चलना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे P2 की वैल्यू को क्या रख देंगे बच्चों, 0। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें P4 की, तो P4 में हमें पता है कि उसको कैलकुलेट करने के लिए हम P4, 4, 5, 6, 7 ब्लॉक को लेते हैं आपके फ्रेम में। तो P4 की जगह पे P4 रख देंगे, P4 की जगह पे P4 रख देंगे, 5 है तो D5 की जगह पे 1 रख देंगे, 6 है तो D6 की जगह पे 0 रख देंगे, और 7 है तो D7 की जगह पे हम 1 रख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ़ 1 आपके इवन है, तो हमें यहाँ पे P4 की वैल्यू को 0 रख देना है। ठीक है,
तो ये हमारी चीज़ें, आपको तीनों चीज़ें मिल गई, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों में जब हमें P1, P2 और P4 की वैल्यू मिल गई तो सिंपल ये जो हमारा डाटा फ्रेम है इसमें हम P1 की जगह पे 1 लिख दें, आपका P2 की जगह पे 0 लिख दें और P4 की जगह पे भी 0 लिख दें। तो जैसे ही हम लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये नंबर ऑफ़ 1 है, अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4, ये नंबर ऑफ़ 1 आपके इवन हो गए और आपका ये जो फ्रेम भी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी कि 1 1 1 1 अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ 1 आपके इवन है और ये आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो होप सो दोस्तों ये जो पहला एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये एग्ज़ाम्पल किसका है कि अगर पैरिटी बिट न दी हुई हो, केवल डाटा बिट दिया हो और उसको 7 बिट टाइमिंग कोड में कन्वर्ट करना हो तो उस केस में ये काम किया जा सकता है, ठीक है ना। एक बात और दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर हम ऑड पैरिटी लेते यानी कि सारा सब कुछ सेम हो और यहाँ पे इवन की जगह पे आपका ऑड पैरिटी होता है तो उस केस में P3 ये P1 की बात करें तो नंबर ऑफ़ 1 ऑड है तो यहाँ पे P1 की वैल्यू 0 हो जाती। P2 की बात करें तो नंबर ऑफ़ 1 इवन है तो ऑड करने के लिए P2 की वैल्यू 1 हो जाती। और यहाँ पे P4 की भी अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ 1 जो है आपके इवन है तो ऑड करने के लिए 1 हो जाता। तो उस केस में यहाँ पे आपका P1 की वैल्यू 0 हो जाती, P2 की वैल्यू 1 हो जाती और P4 की वैल्यू 1 हो जाती और नंबर ऑफ़ 1 को हम काउंट करते तो वो ऑड हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इवन और ऑड दोनों निकल के आ जाता है। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि कोड वर्ड रिसीव्ड, क्या कौन सा कोड वर्ड रिसीव्ड हुआ है 101111। एज्यूम इवन पैरिटी, स्टेट वेदर रिसीव्ड कोड वर्ड इज़ करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है ना। इफ़ रॉन्ग लोकेशन द बिट इज़ एरर एंड लोकेट द बिट इन एरर एंड करेक्ट एरर। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बच्चों कि जो कोडवर्ड रिसीव्ड किया गया है वो क्या है 101111, ठीक है ना। और इस कोड में अगर एरर है और हमें इवन पैरिटी को लेके चलना है, अगर इस बिट में एरर है तो वो एरर कहाँ है उसको करेक्ट करना, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है इवन पैरिटी, तो ये जो रिसीवर एंड पे ये जो आया है इसमें नंबर ऑफ़ 1 क्या है आपका ऑड है। तो वैसे ही पता चल गया कि चूँकि इवन पैरिटी है और नंबर ऑफ़ 1 ऑड है तो मतलब जो रिसीवर एंड पे डाटा पहुंचा है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आइए ये फाइंड करते हैं कि कहाँ पे एरर है किस लोकेशन पे और उसको हम किस तरीके से करेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका फ्रेम है, इसमें किसी को कोई फ्रेम का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने P1, P2 और P4 को बीच में ऐड किया है और सबको ऐड करने के बाद ये आपकी फ्रेम का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम P1 की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों P1 की, तो अगर हम P1 की बात करें तो हमें ये दिख रहा है कि P1 में हमें पता है कि 1357 को लेते हैं और 1357 को ले रहे हैं तो P1 की वैल्यू आपकी 1 है, P2 की D3 की वैल्यू 0 है, D5 की वैल्यू 1 है और D7 की वैल्यू 1 है और ये ऑड आ रहा है, इसका मतलब इसमें एरर है। और इसको इवन करने के लिए हमें P1 में एक 1 को ऐड करना पड़ेगा, यानी P1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें P2 की तो P2 में जैसा कि दिख रहा है हमें P1 की वैल्यू आपकी 1 होगी, ठीक है। यहाँ निकल के आ गई P1 की वैल्यू आपकी 1। एक सेकेंड,
जो P1 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें P2 की, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2367। तो 2367 की बात करें तो हमें दिख रहा है कि P2 की वैल्यू 1 है, D3 की वैल्यू 0 है, D6 की वैल्यू भी 0 है और DC1 की वैल्यू 1 है। ये आपका इवन है तो इसमें एरर नहीं है, तो यहाँ पे P2 की वैल्यू जो है वो आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें P3 की, तो यहाँ पे 4 5 6 7 है। तो P4 की वैल्यू आपकी 1 है, D5 की वैल्यू 1 है, D6 की वैल्यू 0 है और D7 की वैल्यू 1 है, यानी कि ये ऑड है, ठीक है ना। अगर ये ऑड है तो हमें पता है इसको इवन में करने के लिए हमें P4 की वैल्यू को 1 करना होगा। और चूंकि ये इसीलिए यहाँ पे देखिए एरर लिखा हुआ है और यहाँ पे भी नो एरर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एरर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें जो नई पैरिटी बिट मिली वो नई पैरिटी बिट क्या हो गई आपकी, P1 की वैल्यू 1, P2 की वैल्यू 0, ये 0 है कंफ्यूज मत होइएगा, P1 की वैल्यू 1, P2 की वैल्यू 0 और P4 की वैल्यू 1, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अब जब हमें ये पता चल गया कि P1 की वैल्यू 1 है, P2 की वैल्यू 0 है, P4 की वैल्यू 1 है, तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि किस लोकेशन पे एरर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस लोकेशन पे एरर है। तो एरर कोड वर्ड क्या है, P2 P4 P1 P2 P4 लिखा है हमने। P1 की वैल्यू 1 है, P2 की वैल्यू 0 निकाली है और P4 की वैल्यू हमने 1 निकाली है। और अब हम इसको जो है जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू 5 आ रही है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, हमारी P4 की हमारी डेसिमल वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 5। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट मीन्स दैट देयर इज़ अ एरर इन द 5th बिट ऑफ कोड, यानी 5th बिट ऑफ कोड में एरर है हमारा। तो ये हमारा गिवन फ्रेम था जो कि हमें रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा 5वां बिट यानी 1 2 3 4 5, ये ही हमारा 5वां ब्लॉक है जिसमें एरर है। तो 5वां ब्लॉक में अगर 1 है तो हमें पता है कि बाइनरी में बिट में 0 1 का यूज़ होता है, तो यानी 1 है तो उसकी जगह पे 0 कर देंगे और अगर 0 है तो उसकी जगह पे 1 कर देंगे। तो जैसे ही हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो 5वां बिट है उस 5वें बिट में 1 आ रहा है, तो हम उस 5वें बिट में जिसमें 1 आ रहा है उस 1 को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और जैसे ही वो 0 हो गया हमारा जो डाटा है वो करेक्ट हो गया। और उसको करेक्ट फाइंड करने का एक तरीका और भी है, क्या कि हमारा चूँकि वो इवन पैरिटी है, ये हमें पता है कि कौन सी पैरिटी है, हमारी इवन पैरिटी है। ऊपर एग्जांपल जो दिया, ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि इवन पैरिटी का यूज़ करके। तो जब 5वें बिट की जो एरर की लोकेशन हमें पता चली, 5वें बिट में जो एरर थी उस एरर की लोकेशन जब हमें पता चली, तो उस एरर की लोकेशन को जब वहाँ पे हमने देखा कि 1 है और उसको हमने 0 किया, तो उसके बाद से जब हम नंबर ऑफ़ 1 को नया जो फ्रेम हमारा बन रहा है उसमें नंबर ऑफ़ 1 को अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4, और ये जो है ये क्या है आपका इवन, और हमने क्या किया था, इवन। और जो ऊपर वाला था वो हम लेके क्या चल रहे थे, इवन पैरिटी को, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है वहाँ पे हमारा ऑड आ रहा था, इसलिए वो एरर था। अब चूंकि यहाँ पे ये इवन हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डाटा है वो करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी सेकेंड यूनिट थी जिसमें एरर करेक्शन में हैमिंग कोड के बारे में मैंने बताया आपको, और आपने देखा कि किस तरीके से हैमिंग कोड का यूज़ करके हम चीज़ों को एरर कोड के लोकेशन को डिटेक्ट करते हैं और उसमें एरर को फिनिश करते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।